हेलो एवरीवन, अकेडमी क्लासिक चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे, जिसका शीर्षक है पतझड़ में टूटी पत्तियां, और इसके लेखक थे रविंद्र केलेकर। इसमें लेखक ने 2 लेख लिखा था, गिन्नी का सोना और झेन की देन। तो पहला है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। तो दोनों प्रसंग से यहाँ क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला है, शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग क्यों होता है? तो गिन्नी का सोना मतलब पता ही है आप लोगों को, गिन्नी में सिक्का होता है, सिक्के का सोना। तो शुद्ध सोना बिना किसी मिलावट के होता है या पूरी तरह शुद्ध होता है। गिन्नी के सोने में तांबे की मिलावट होती है। इसी तांबे के कारण गिन्नी का सोना ज़्यादा चमकता है और शुद्ध सोने की तुलना में मजबूत भी अधिक होता है। औरतें अक्सर गिन्नी के सोने के गहने बनवा लेती है। मतलब शुद्ध सोना जो होता है शुद्ध होता है, और गिन्नी का सोना में तांबा मिलाया होता है, जो कि ज़्यादा मजबूत होता है और ज़्यादा चमकता है। तो यही दोनों में अंतर होता है। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट किसे कहते हैं? प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट वे होते हैं जो आदर्शों का प्रयोग अपने व्यवहार में करते हैं तथा आदर्शों और व्यवहारिकता के मेल से उसे व्यवहार योग्य बनाता है। पाठ के संदर्भ में शुद्ध आदर्श क्या है? पाठ के आधार पर शुद्ध आदर्श शुद्ध सोने के समान है। जिस प्रकार शुद्ध सोने में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती, उसी प्रकार शुद्ध आदर्शों पर व्यवहारिकता हावी नहीं होती, जिसमें पूरे समाज की भलाई छुपी हुई हो तथा जो समाज के शाश्वत मूल्यों को बनाए रखने में सक्षम हो, वही शुद्ध आदर्श है। लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगाने की बात क्यों कही है? लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात इसलिए कही है क्योंकि जापान अपने काम को अत्यंत द्रुत गति से करते हैं। उन्हें देखकर लगता है कि वे महीने भर का काम एक ही दिन में निपटा देना चाहते हैं। मतलब जापानी जो है अपना काम इतने तेज़ी से करते हैं कि ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में स्पीड का इंजन फिट है और वे महीने भर का काम एक दिन में निपटा देना चाहते हैं। इसलिए लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात कही है। जापानी में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं? तो जापानी में चाय पीने की विधि को चानोयू कहते हैं, जिसका अर्थ है टी सेरेमनी, और चाय पिलाने वाला चाजिन कहलाता है। जापान में चाय पिलाई जाती है उस स्थान की क्या विशेषता होती है? मतलब जापान में जहाँ चाय पिलाया जाता है उस स्थान की क्या विशेषता है? तो जहाँ जहाँ जापान में चाय पिलाई जाती है वहाँ ऐसी शांति होती है कि पानी का खदबदाना भी सुना जा सकता है। वह चाजिन सारे काम अत्यंत गरिमापूर्ण ढंग से शांत वातावरण में करता है। मतलब चाय जहाँ पीते हैं, चाजिन जो चाय बनाता है उसे कहते हैं, वहाँ ऐसी शांति होती है कि वहाँ जो चाय का पानी खदबद खदबद करता है उसकी आवाज़ भी सुनी जा सकती है, और वह बहुत ही गरिमापूर्ण ढंग से अपना काम शांत वातावरण में चाजिन करता है। अब निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए। तो पहला है, शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से और व्यवहारिकता की तुलना तांबे से क्यों की गई है? शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से इसलिए की गई है क्योंकि शुद्ध आदर्श सोने की तरह शुद्ध होते हैं। जिस प्रकार शुद्ध सोने में कोई मिलावट नहीं होती, उसी प्रकार शुद्ध आदर्श भी व्यवहारिकता की मिलावट के बिना होते हैं। व्यवहारिकता की तुलना तांबे से इसलिए की गई है क्योंकि जिस प्रकार शुद्ध सोने में तांबा मिलाकर उसकी गुणवत्ता को सुधारा जाता है और उसमें चमक उत्पन्न की जाती है, उसी प्रकार आदर्श का व्यवहारिकता से मेल करवाकर आदर्शों को मजबूत किया जाता है। जीवन केवल आदर्शों से नहीं चलता, जीवन में आदर्शों के साथ साथ व्यवहारिकता का होना भी आवश्यक है। इससे समाज का रूप भी निखर जाता है। तो इस प्रकार शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से और व्यवहारिकता की तुलना तांबे से की गई है, क्योंकि सोने में तांबा मिलाकर उसे और अधिक मजबूती जिस प्रकार प्रदान की जाती है, उसी तरह आदर्श और व्यवहारिकता को मिलाकर हम समाज को और भी सुंदर बना सकते हैं। चाजिन ने कौन कौन सी प्रक्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से की थी? चाजिन जो चाय बना रहा था, कौन कौन से काम गरिमापूर्ण ढंग से किया था? तो चाजिन ने टी सेरेमनी में निम्नलिखित क्रियाएं गरिमामय ढंग से की। चाजिन ने कमर तक झुककर प्रणाम किया और बैठने की जगह दिखाई। बिना खटपट की अंगीठी जलाई और उस पर चायदानी रखा। चाय के बर्तन लाकर तौलिए से साफ किए। चाय कपों में डालकर गरिमापूर्ण ढंग से लेखक और उसके साथियों के सामने रखा। टी सेरेमनी में कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता था और क्यों?
और टी सेरेमनी में केवल 3 आदमियों को प्रवेश दिया जाता था, क्योंकि एक तो वह स्थान बहुत छोटा होता था, दूसरा इस सेरेमनी का उद्देश्य था शांतिमय वातावरण। दौड़ धूप भरे जीवन से हटकर भूत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान पल को शांति से बिताना ही टी सेरेमनी का उद्देश्य होता है। अधिक आदमियों के आने से शांति के स्थान पर अशांति का माहौल बन जाता है, इसलिए 3 से अधिक आदमियों को यहाँ प्रवेश नहीं दिया जाता था। चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस किया? तो चाय पीने के बाद जो थे, लेखक ने अनुभव किया कि जैसे उसके दिमाग की शांति मंद पड़ गई हो, उसका दिमाग धीरे धीरे चलना बंद हो गया हो, उसे सन्नाटे की आवाज़ भी सुनाई देने लगी। वह भूत और भविष्य को भूलकर वर्तमान में जीने लगा, जो उसे लंबा प्रतीत होने लगा। यानी वर्तमान कितना लंबा है। अब निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 50 से 60 शब्दों में दीजिए। तो पहला है, गांधी जी में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी, उदाहरण सहित इस बात की पुष्टि कीजिए। तो गांधी जी में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी, वे सभी लोगों को साथ लेकर चलते थे। वे अपने आदर्शों में व्यावहारिकता को नहीं मिलने देते थे, बल्कि व्यावहारिकता में आदर्श को मिलाते थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन व भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने आदर्शों का हथियार बनाया। इन्हीं सिद्धांतों के बलबूते पर उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य से टक्कर ली। उनके नेतृत्व में लाखों भारतीयों ने उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। सभी उनका नेतृत्व स्वीकार करके गर्व का अनुभव करते थे। उनकी पहली प्राथमिकता लोक कल्याण थी। वे अपने स्वार्थों को किसी भी कार्य में बाधा नहीं बनने देते थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण सारी जनता उनके पीछे हो जाती थी। आपके विचार से कौन से ऐसे मूल्य हैं जो शाश्वत हैं? वर्तमान समय में इन मूल्यों की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। मेरे विचार में सत्य, अहिंसा, परोपकार, त्याग, समानता, करुणा आदि शाश्वत मूल्य हैं। वर्तमान समय में लोगों में स्वार्थपरता, आत्मकेंद्रिता, वैचारिक संकीर्णता, ऊंच नीच की भावना बढ़ी है। समता और समरसता की भावना कहीं खो गई। लोग एक दूसरे से समानता नहीं रखते हैं। आज सत्य की जगह असत्य का, अहिंसा की जगह हिंसा का, त्याग की जगह छीना झपटी का बोलबाला है। सामाजिक समरसता कहीं खो सी गई है। समाज में इतना भेदभाव है कि सामाजिक समरसता है ही नहीं। लोग एक दूसरे पर हावी होना चाहते हैं। ऐसे में एक स्वस्थ और आदर्श समाज के निर्माण सत्य, अहिंसा, त्याग, परोपकार, विश्व बंधुत्व की भावना आदि मूल्यों की अत्यंत आवश्यकता है। ऐसे में इनकी प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। अपने जीवन की किसी ऐसी घटना का उल्लेख कीजिए जब शुद्ध आदर्श से आपको लाभ हानि हुआ हो, शुद्ध आदर्श में व्यावहारिकता का पुट देने से लाभ हुआ हो। तो मेरे जीवन का आदर्श है कि मैं न तो रिश्वत लेता हूँ न रिश्वत देता हूँ, यद्यपि इसकी वजह से मुझे कई बार हानि उठानी पड़ी है। आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। आपके लाइफ में कोई ऐसी घटना हो जिससे आपको ये शुद्ध आदर्श से आपको हानि हुआ हो या व्यावहारिकता का पुट देने से लाभ हुआ हो, तो उसको आप एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं। मुझे नगर निगम का प्रमाण पत्र इसलिए देर से मिला कि मैंने एक संबंधित अधिकारी को रिश्वत नहीं दी। वैसे इससे मुझे कोई विशेष हानि नहीं हुई, पर निगम कार्यालय के 10 चक्कर अवश्य लगाने पड़े। दूसरा था शुद्ध आदर्श में व्यावहारिकता का पुट देने से लाभ हुआ, तो वो एक घटना बताना है। मैं अपने छात्रों को नकल करने नहीं देती। मैंने अपने इस आदर्श में व्यावहारिकता का पुट यह दिया कि मैं अब नकल तो नहीं करने देती, पर नकल करने वालों पर केस न बनाकर उसकी नकल सामग्री फाड़ देती हूँ या कॉपी बदल देती हूँ। इससे उनका साल खराब नहीं होता है। अब शुद्ध सोने में तांबे की मिलावट या तांबे में सोना गांधी जी के आदर्श और व्यवहार के संदर्भ में यह बात किस तरह झलकती है, स्पष्ट कीजिए। गांधी जी सच्चे आदर्शवादी थे। वे अपने आदर्शों को गिरने नहीं देते थे और न उनसे समझौता ही किया करते थे, अर्थात वे तांबे में सोना मिलाते थे। वे अपने आदर्शों को व्यावहारिकता के नाम पर गिराते नहीं थे। दूसरे लोग व्यावहारिकता के नाम पर अपने आदर्शों से समझौता कर लेते थे। ऐसा करके वे सोने में तांबा मिलाते थे। इसके विपरीत गांधी जी तांबे में सोना मिलाते थे। गिरगिट कहानी में आपने समाज में व्याप्त अवसरानुसार अपने व्यवहार को पल पल में बदल डालने की एक वानगी देखी। मतलब वो जो इंस्पेक्टर था वो अपने व्यवहार में हमेशा परिवर्तन लाते थे। कभी जनरल साहब का पक्ष लेता था तो कभी क्युकरीन का। तो वही उसमें बोल रहा है कि अवसरानुसार अपने व्यवहार को पल पल में बदल डालने की एक वानगी देखी। इस पाठ के अंश गिन्नी का सोना के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि आदर्शवादिता और व्यवहारिकता में जीवन में किसका महत्व है। तो गिरगिट कहानी में आदर्शवादिता का महत्व है। व्यवहारिकता हमें अवसरवादिता का पाठ पढ़ाती है। अवसरवादी व्यक्ति सदा अपना हित देखता है, मतलब वो हमेशा ही अपना स्वार्थ देखता है। वह प्रत्येक कार्य अपना लाभ हानि देखकर करता है। व्यवहारिक लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी से भी समझौता कर लेते हैं। ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आज समाज में जितने भी शाश्वत मूल्य हैं वे सभी आदर्शवादियों की देन है। व्यवहारिक लोगों ने तो समाज का अहित किया है। व्यवहारिक लोग अपने स्वार्थ के लिए गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं।
लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के क्या क्या कारण बताए, आप इन कारणों से कहाँ तक सहमत हैं। तो लेखक ने मित्र ने जापानियों की मानसिक रुग्णता के निम्नलिखित कारण बताए। मानसिक रोग के, जापानी तेज गति से चिंतन मनन करते हैं, वे तेज सोचते हुए महीने का काम एक दिन में करना चाहते हैं, वे अमेरिका की भांति विकसित हो जाना चाहते हैं, वे तेज दिमाग चलने वाले दिमाग को और भी तेज करना चाहते हैं जिससे वह संतुलन खो बैठता है और लोग मानसिक रोगी हो जाते हैं। मैं इन तथ्यों से पूर्णतया सहमत हूँ क्योंकि हर चीज़ की अति खराब होती है, मतलब हर चीज़ में जो अधिकता होती है वो खराब होती है। मानव मस्तिष्क भी एक यंत्र की भांति है जिसके काम करने की एक सीमा है और उसे भी समय समय पर आराम की आवश्यकता होती है। जिस तरह हम मशीन को चलाते हैं तो कुछ देर उसे आराम करने के लिए भी छोड़ देते हैं। दिन रात काम करने से मानसिक संतुलन बिगड़ना स्वाभाविक है। यदि हम रात दिन काम करेंगे तो हमारा मानसिक संतुलन बिखरेगा। लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा, स्पष्ट कीजिए। तो लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, यानी कि भूत और भविष्य जो है, भूत तो बीत चुका है और भविष्य आने वाला है और जो हम जी रहे हैं वो वर्तमान है, यानी कि वही सच है। हमें उसी में जीना चाहिए क्योंकि सत्य ही शाश्वत है, वर्तमान स्वयं ही सत्य है। हम अक्सर या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के सुखद सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। हम जब भूतकाल के अपने सुखों और दुखों को गौर करते हैं तो हमारे दुख बढ़ जाते हैं। भविष्य की कल्पनाएं भी हमें दुखी करती हैं क्योंकि हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते। जो बीत गया वह सत्य नहीं हो सकता, जो अभी तक आया ही नहीं उस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। वर्तमान ही सत्य है, जो कुछ हमारे सामने घटित हो रहा है इसमें कोई दुविधा नहीं है, वही सच है। अब निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। तो पहला देखते हैं। पहला है, समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। आदर्श एवं मूल्यों का परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। आदर्श के बिना मूल्य और मूल्यों के बिना आदर्श की कल्पना करना संभव नहीं है। आदर्शवादी लोग ही समाज में मूल्यों की स्थापना करते हैं। जब समाज एक आदर्श स्थापित करता है जो सबके हित में सम्मान हो जाता है वही आदर्श मूल्य बन जाता है। समाज में सत्य, अहिंसा, त्याग, परोपकार, समानता, बंधुता ऐसे शाश्वत तत्व हैं, मतलब सत्य तत्व हैं जो आदर्शवादियों द्वारा प्रदान किए गए, जिनका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। उन्होंने बिना स्वार्थ अपने व्यवहार से आदर्शों को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया है, कभी उनके स्तर को गिरने नहीं दिया। इसलिए इसके लिए उनका व्यक्तित्व ही प्रमाण है, सबूत है। जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तब प्रैक्टिकल आइडियोलॉजिस्ट के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और उनकी व्यवहारिक सूझबूझी आगे आने लगती है। इसका आशय होता है कि जब आदर्श और व्यवहार में समन्वय की बात आती है, मतलब दोनों में जब हम एडजस्टमेंट करते हैं तो लोग आदर्श की उपेक्षा करने लगते हैं, आदर्श को छोटा समझने लगते हैं और व्यवहारिकता को अधिक महत्व देने लगते हैं। ऐसे में उनका आदर्श व्यवहार गिरने लगता है। वे व्यवहारिकता के कारण आदर्शों से समझौता करने लगते हैं। इन समझौता से आदर्शों का लोप होने लगता है और लोग आदर्श की उपेक्षा करके व्यवहारिक सूझबूझ से काम लेने लगते हैं। अगला है, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। लेखक जापानियों की मनोदशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जापान के लोगों की जीवन की गति इतनी तेज हो गई है, इतनी तीव्र हो गई है कि यहाँ लोग सामान्य जीवन की बजाय असामान्य होते जा रहे हैं। मतलब इतनी तेज़ी से चल रहे हैं कि लोग एबनॉर्मल हो रहे हैं। वे चलने की बजाय दौड़ने लगे हैं, बोलने की बजाय बकने लगे हैं, अकेले में बड़बड़ाते रहते हैं क्योंकि उनमें प्रत्येक कार्य में अमेरिका से आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा की भावना घर कर गई। इसी कारण वे तनावपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। मतलब उन्हें हमेशा तनाव रहता है कि हम कितना आगे जाएं, कैसे आगे बढ़ें। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कहीं उसकी हर भंगिमा से लगता है मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। लेखक और उसका मित्र टी सेरेमनी में चाय पीने गए। वहाँ चाजिन जो चाय बना रहा था द्वारा कमर झुकाकर स्वागत करना, बैठने की जगह की ओर इशारा करना, अंगीठी सुलगाना, बर्तन साफ करना, चाय बनाना आदि क्रियाएं अत्यंत शांत वातावरण में अत्यंत गरिमापूर्ण ढंग से की गई। ऐसा लगता था कि वहाँ की हर क्रिया में संगीत का स्वर गूंज रहा हो जिसे साफ साफ सुना जा सकता था। इसमें लेखक को असीम शांति की अनुभूति हुई। तो यही इस पंक्ति का आशय था। तो ये चैप्टर 16 रविंद्र केलेकर द्वारा लिखा गया 2 लेख था, उसका प्रश्न अभ्यास पूरा हुआ। आशा है वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।